हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास ढिल्लों। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था न्यूटन साइकिल लॉ ऑफ मोशन, उसमें हम रिलेशनशिप सेटअप किया था फोर्स का और एक्सेलरेशन का। ये हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वहां हमने जाना कि जो एक्सेलरेशन है वो मास के इनवर्सली रिलेटेड होती है। जब मास किसी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी। एक्सेलरेशन यदि इंक्रीज होती है तो उसका मास डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स थे वो हम कर लेते हैं ताकि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो व्हाट फोर्स वुड यू बी नीडेड, यानी हमें यहां फोर्स निकालना है। व्हाट फोर्स वुड यू नीडेड, कितना फोर्स हमें चाहिए। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करनी है वो करनी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास that is a 6 kg, ball of mass 6 kg। यानी हमें वही ध्यान रखना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है वो लिख लीजिए। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट ही है। हियर एक्सेलरेशन A is equal to 4 meter per second square, mass M is equal to 6 kg according to Newton's second law of motion। F is equal to ma। F we have to find out। M is 6 kg, kg is in SI, so don't worry and note have to change, and 6 into 4 that is a 24 Newton। क्लियर, सिंपल है। एप्लीकेशन जब भी आप लगाते हो तो आपको बतानी पड़ेगी कि न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है या न्यूटन थर्ड लॉ है। उसके बाद स्टेटमेंट ऊपर आपको एज इट इज लिखनी है। फार्मूला या जो सिंबल है वो आप एक बार स्टेटमेंट लिखने के बाद में आप शॉर्ट फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में लिखना पड़ेगा हेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉल इज 24 न्यूटन। अगर आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर नंबर पूरे चाहिए तो आपको स्टेटमेंट और जो सिंबल है उनका कहां और कैसे इस्तेमाल करना है ये पता होना चाहिए। जब भी न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाएगा स्टेटमेंट स्टार्टिंग में ही रहेगी। उसके बाद जब फार्मूला लिखने के बाद हम सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे और सारे न्यूमेरिकल को सिंबल में ही सॉल्व करेंगे। और एट लास्ट जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम वर्ड्स की फॉर्म में भी लिखेंगे। यानी यहां पर हम लिखेंगे हेंस फोर्स अप्लाइड ऑन बॉल दैट इज 24 न्यूटन। क्लियर। अब कई बार बच्चे ये कहते हैं कि हम न्यूमेरिकल तो कंप्लीट करके आए हैं लेकिन हमारे नंबर नहीं आते। नंबर इसलिए नहीं आती क्योंकि आप स्टेटमेंट को कंप्लीटली नहीं लिखते हो। तो स्टेटमेंट को और सिंबल को कहां स्टेटमेंट लगानी है और कहां सिंबल यूज करने हैं उस बात का आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप न्यूमेरिकल में अच्छे नंबर ले सकते हैं। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं कि पॉइंट अच्छे से और क्लियर हो जाए। व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, यहां हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं न्यूमेरिकल की कंप्लीटली, जो गिवन है हम उसी को लिख लेते हैं। एंड द फोर्स एक्सर्टेड दैट इज 12 न्यूटन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg, या ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 3 kg गिवन है। जो क्वांटिटी गिवन है दोनों SI यूनिट में है तो नीड नॉट टू बी चेंज। हियर फोर्स दैट F is equal to 12 Newton, mass M that is equal to 3 kg, acceleration we have to find out A according to Newton's second law of motion। F is equal to ma, here A is equal to F by M। F that is a 12, A mass 3 that is a 4 meter per second square, hence the acceleration is a 4 meter per second square। Clear। Now next topic is a Newton's third law of motion। न्यूमेरिकल्स, इसके बेसिस पर आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलते हैं वो सॉल्व आउट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो डाल दूंगा।
उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम करने जा रहे हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एज द चैप्टर इंडिकेटेड 3 लॉज ऑफ मोशन, ये तीनों लॉ न्यूटन के द्वारा ही दिए गए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, या इसको आप एक फॉर्म में भी लिख सकते हो। Force applied on an object will be equal and opposite in nature। अब आप एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब समझिए, उसके बाद यह टर्म आती है जो इक्वल एंड अपोजिट, उसका मीनिंग हम समझते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। पहले तो मैं ये बता दूं, जो एक्शन एंड रिएक्शन है ये फोर्स ही है। एक्शन एंड रिएक्शन इज अ फोर्स। एक्शन जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स, हम उसको एक्शन बोलते हैं। और उसके बदले में जो फोर्स मिलता है, अपोजिट फोर्स जो हमें मिलता है उसके बदले में, उसको रिएक्शन बोलते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन क्लियर, दोनों फोर्सेज ही है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला, जो स्टार्टिंग में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है वो एक्शन, और उसके बदले में जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है अपोजिंग फोर्स, दैट इज नोन एज अ रिएक्शन। ये अपोजिंग फोर्स होता है रिएक्शन का। और ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं, ये ध्यान रखें आप। अप्लाई ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्शन और रिएक्शन नहीं होते। मान लीजिए ये टेबल है हमारे पास, उसके ऊपर ये बुक रखी गई है। बुक जो टेबल के ऊपर फोर्स लगाती है दैट इज अ एक्शन। जो बुक टेबल के ऊपर फोर्स लगाती है दैट इज अ एक्शन, और टेबल रिस्पॉन्स में जो अपोजिंग फोर्स लगाती है दैट इज अ रिएक्शन। तो एक डेफिनेशन ये हो गई। एक मैंने अभी लिखाई थर्ड डेफिनेशन, आप ये भी लिख सकते हो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन। अब हमें दो मतलब तो पता चल गए, एक्शन का मतलब क्या हो, रिएक्शन का मतलब क्या है। एक्शन जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर स्टार्टिंग में लगता है, रिएक्शन जो उसके अपोजिंग में फोर्स लगता है। उसके बाद दो वर्ड और आते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल का मीन होता है, इक्वल मीन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि जो मैग्नीट्यूड में बराबर हो, जो मैग्नीट्यूड जिन दोनों का सेम हो। एंड अपोजिट, अपोजिट का मतलब है जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो एक दूसरे के। क्लियर। अब इस एक्शन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जबकि रिएक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड है। अपोजिट टू डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो इक्वल के लिए सिंबल होता है ये, अपोजिट के लिए सिंबल होता है नेगेटिव। क्लियर। इक्वल के लिए सिंबल होता है ये, अपोजिट के लिए सिंबल होता है नेगेटिव। सो एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, यानी एक्शन और रिएक्शन। अब इस पूरी स्टेटमेंट को मैं केवल इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। पूरी स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूं, A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R। अब ये सिर्फ फार्मूला मेरे को पूरी स्टेटमेंट के बारे में डिफाइन करता है। ये कहता है एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, या टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के रिगार्डिंग अपोजिट रिएक्शन होती ही होती है। ठीक है।
अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं, कुछ माइंड में इसके लिए स्ट्राइक करते हैं कुछ क्वेश्चंस कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर इक्वल रिएक्शन डालता है। जैसे आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो बदले में थप्पड़ लगेगा, वो रिएक्शन है। खैर, और मैं एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हम दीवार को धकेलते हैं, हमने स्केट्स डाले हुए हैं, हमने दीवार को धकेला तो दीवार ने हमें उतने ही फोर्स से वापस धकेल दिया, तो हमें महसूस हुआ जितना एक्शन हमने दीवार पर डाला दीवार ने भी उतना ही रिएक्शन डाला है। लेकिन कई बार ये देखने को नहीं मिलता। जैसे एक ट्रक यदि गाड़ी को टक्कर मार दे तो गाड़ी काफी दूर तक जाती है, लेकिन एक गाड़ी अगर ट्रक को टक्कर मार दे तो वो दूर तक नहीं जाती। तो क्या यहाँ इक्वल और अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं हुआ? हुआ है। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि वहां पर मोशन, जितनी गाड़ी दूर जाती है उतना ट्रक दूर क्यों नहीं जाता? अब यहां हमने पीछे एक टॉपिक किया था न्यूटन सेकंड लॉ का, F इज इक्वल टू एम ए एंड ए F बाय ए इज इक्वल टू एम, यानी एम एंड ए आर इनवर्सली। जो गाड़ी है और ट्रक है, मास में डिफरेंस है, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, रिएक्शन इक्वल आई है, बट मास ज्यादा होने की वजह से वहां एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिली। समझ गए? मास ज्यादा, अब अगर ये दोनों ही ट्रक होते यानी इक्वल मास के होते तो यहां पर दोनों में हमें जो रिएक्शन है देखने को मिलता, कि एक्शन का जो रिएक्शन हुआ वो हमें देखने को मिलता। ठीक है, और ये ध्यान रखें, एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगते हैं, और जहां रिएक्शन हमें दिखाई नहीं देती या महसूस नहीं होती है उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि जो रिएक्शन जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हुई है उस ऑब्जेक्ट का मास ग्रेटर है जिस ऑब्जेक्ट ने एक्शन प्रोड्यूस किया है। क्लियर? क्योंकि हमारे ने न्यूटन सेकंड लॉ के फार्मूले से ये रिलेशनशिप सेटअप किया था। अब कुछ एग्जांपल्स है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेसिस बहुत से एग्जांपल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, उससे पहले मैं आपको एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है, इसके लिए एक प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट सेटअप हम कर सकते हैं। उसमें हमें क्या करना है, इसके लिए हमें स्प्रिंग बैलेंस की जरूरत रहेगी। स्प्रिंग बैलेंस तो आप समझते होंगे, जो मास करने के लिए एक बैलेंस होता है लाइक दिस, जिसके अंदर एक यहाँ रीडिंग होती है, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और लास्ट में एक हुक होता है, और यहाँ दीवार पे उसको अटैच करने के लिए हुक लगा होता है। दैट इज अ स्प्रिंग बैलेंस एंड इट इज यूज्ड टू मेजर मास। तो हम एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये रिजिड स्पॉट है प्लेन, यहां हमने स्प्रिंग बैलेंस को अटैच कर दिया, एक और स्प्रिंग बैलेंस यहां हमने अटैच कर दिया और इसका एंड फ्री है, और जबकि इसका एंड एक रिजिड स्पॉट के साथ अटैच है। स्टार्टिंग में रीडिंग हमने दोनों में नोट की, दोनों में जो रीडिंग आई है वो 0 है। क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि यहां से हम उसको इस तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। अब इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं, साथ में इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। हमने जो इसकी रीडिंग नोट की, मान लीजिए इसमें दिखाया 2 kg, तो यहां भी 2 kg रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए इसमें आता है 4 kg, इसमें भी 4 kg रिप्रेजेंट करेगा। मान लीजिए इसमें 10 kg आ गया तो इसमें भी 10 kg, क्योंकि इस साइड से जो फोर्स लगता है वो 10 kg है, तो वो इसमें भी 10 kg, मतलब ये एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, फोर्स और केजी, फोर्स और केजी में तो हो ही नहीं सकता, तो ये फोर्सेस को कहां रिप्रेजेंट करता है? तो बच्चों फोर्स की डेफिनेशन होती है m इंटू जी। ये m की वैल्यू है, इनके साथ इंटू जी, तो दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए हमने उसको काउंट नहीं किया क्योंकि वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों साइड इतनी रहनी, तो इसलिए हमने जी को काउंट नहीं किया, सिर्फ के जी को काउंट किया। जी को काउंट कर लो, जी अप्रोक्सीमेटली 10 रखना हमें, तो ये न्यूटन में वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर?